क्लाइमेटोलॉजिस्ट का मानना है कि अभी भी नहीं सुधरे तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग का दंश, गर्मी का मौसम असहनीय होगा, जंगल का जलना आम हो जाएगा, कोरल रीफ के बिना दुनिया बदतर हो जाएगी। 22वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया जाएगा। जानलेवा बाढ़ आम बात हो जाएगी और पीने का पानी नसीब नहीं होगा। अधिकांश पर्वतीय ग्लेशियर 22वीं सदी में पूरी तरह से पिघल चुके होंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। स्कीइंग, जो कि मुख्य रूप से एक इंडोर आउटडोर गेम है, वो एक इंडोर खेल बन जाएगा जिसे आर्टिफिशियल सतह पर किया जाने लगेगा। और सबसे बड़ा संकट पता है क्या होगा? कि हिमालय के पठार की अधिकांश बर्फ गायब हो जाएगी, जिससे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा, जिन पर 60 करोड़ से अधिक लोग पानी के लिए डिपेंडेंट हैं। भूखमरी से त्राहिमाम मचेगा, तबीयत नासाज होगी और गरीब देशों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालात अगर यही रहे तो 22वीं सदी में गर्मी की लहरों और सूखे से लेकर तूफान और बाढ़ तक की घटना बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान कर रही होगी और लाखों लोगों को बेघर कर रही होगी। ये क्यों कह रहे हैं हम? ये हर बार हर साल कहना ही पड़ता है, एक आह्वान की तरह इसे समझ लीजिए, क्योंकि जब भी COP27 की बैठक होती है कि इंटरनेशनल फोरम पर 200 से ज्यादा देश जब इसमें शामिल होते हैं तो कुछ ऐसी ही बातें होती हैं और सोल्यूशन की बात की जाती है। लेकिन अब तक यही जो है सवाल उठाए जाते हैं कि इस इंटरनेशनल फोरम पर सिर्फ बात ही क्यों होती है? जो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या धरातल पर उनका इंप्लीमेंटेशन होता भी है या नहीं होता है? अभी तक इस COP27 को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि हर बार हम ये कहते हैं कि जो एक कार्बन एमिशन है, जिसमें कटौती करने की जिम्मेदारी सभी अमीर देशों की है, क्या वो कार्बन एमिशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जो विकसित देश होते हैं, जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज होती हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर होता है। लेकिन जब डेवलपिंग जो अभी विकसित हो रहे हैं देश, उनको जब फंड देने की बात आती है तो ऐसे में ये जो बड़े देश हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो वायदे जो हैं वो पिछले COP26 में किए गए थे और अब कदम ये उठाया जाना चाहिए था कि उस किए गए वायदे को अब पूरा किया जाए। सवाल इसी को लेकर उठ रहे थे क्योंकि अब COP27 की बैठक जो है वो ऑलमोस्ट एज पर है और ऐसे में बीते रविवार को एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। COP27 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि पिछली बार भी बड़े वायदे हुए और ये सवाल था कि जो देश हैं वो आखिर हैं कितने गंभीर। बर्बादी के मुहाने पर खड़ी दुनिया ने क्या एक बार फिर से सच्चाई से कहीं आंखें तो नहीं चुरा ली? ये सवाल इसीलिए भी था क्योंकि संकल्प तो दिखा हर बार, लेकिन कदम नहीं दिखे। लेकिन अब इस मसले से जुड़ा एक बहुत ही अहम कोट सामने आया। कोट क्या है? COP27 क्लाइमेट समिट के लिए मिस्र में इकट्ठा हुए 200 देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है और इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया है। 14 दिन तक चली इस लंबी बहस के बाद यह फैसला किया गया है और इसके तहत अमीर देश एक फंड बनाएंगे, यानी कि एक समिति बनाई जाएगी और इससे क्या होगा कि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसे गरीब देशों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। समिट में आखिरी वक्त तक इस फंड को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी और आम जनता में भी रोष इसी को लेकर था। वो हाथों में तख्तियां लिए, वाली तख्तियां लिए जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे कि इस तस्वीर को आखिर साफ किया क्यों नहीं जाता है। हम इस बीच देखते हैं कि अभी तक ये इस मसले को कई अमीर देश जो थे वो दूसरे मुद्दों के बीच इसे दबाने की कोशिश करते रहे हैं। भारत, ब्राजील समेत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने इस फंड को पास कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस बार गरीब और विकासशील देशों ने मिलकर अमीर देशों पर एक प्रेशर बनाया और उन्होंने कहा कि अगर इस बार फंड नहीं बनता तो इस समिट को नाकाम माना जाएगा। सवाल यही तो उठते हैं कि आखिर ये बैठकें आखिर सार्थक कब साबित होंगी? जाम्बिया के पर्यावरण मंत्री कॉलिंस नोजोवू ने भी इस फंड को अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोगों के लिए पॉजिटिव स्टेप बताया है। आइए अब हम ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जानते हैं कि इस फंड को लेकर जिस कमेटी का जिक्र किया गया इस COP27 के आखिरी वक्त में बीते रविवार को, वो कमेटी क्या है,
क्या है उस खास कमेटी में। सबसे पहले आपको बता दें कि फंड के लिए कमेटी तो बनेगी जिसमें 24 देशों के प्रतिनिधि होंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फंड किस तरीके से काम करेगा, इस पर 1 साल तक बहस होगी। तय किया जाएगा कि किस देश को कितना मुआवजा और किस आधार पर मिलेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से देश मुआवजा देंगे, इसका फैसला भी कमेटी करेगी। सो ओवरऑल COP27 क्लाइमेट समिट में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने मुआवजे के लिए फंड बनाने की हामी भरी। हालांकि यूनियन का मानना था कि इस फंड का फायदा सिर्फ उन देशों को हो जिनकी हालत बहुत खराब है, और इसके बाद फंड बनाने की मंजूरी देने की सारा जो एक दरोमदार वो है अमेरिका पर, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। शनिवार को अमेरिका ने भी इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है, और 200 देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक कई विकासशील देशों को भी क्लाइमेट चेंज फंड के तहत ये सहायता मिलेगी। अब ऐसे में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इस फंड से जिन देशों को फायदा मिलने वाला है उनमें चीन को शामिल ना किया जाए, यानी कि उससे दूरी बनाई रखी जाएगी। तर्क इसके पीछे यह है कि चीन जो है वो दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, और साथ ही उन देशों में भी शामिल है वो जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन करता है। चीन ने आरोप लगाए हुए हैं कि अमेरिका और उसकी साथी देश भेदभाव कर रहे हैं। अमीर देशों ने 2009 में वादा किया था कि वो क्लाइमेट चेंज से हुए नुकसान का हर्जाना देंगे, और इसके तहत 2020 तक विकसित देशों को विकासशील और गरीब देशों को हर साल $100 बिलियन देने थे। लेकिन ये सिर्फ कहने को थी बातें, अभी तक ये जो कदम था वो किसी अमीर देश ने उठाया ही नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वायदा था वो 12 साल बाद भी अधूरा था, और बीते रविवार इस वायदे को पूरा कर लिया गया है। तो वैसे में ये एक बहुत बड़ी और एक पॉजिटिव न्यूज है, जिससे जब हर साल हम सिर्फ जलवायु संकट की बात करते हैं, इस डिजास्टर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि जब इस पर काम किया जाएगा, एक धरातल पर इसका जो है एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि पर्यावरण में भी इसका एक बहुत बड़ा जो असर है वो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो एक कहें विषय है वो सबसे ज्यादा चिंतनीय है, और इस पर मंथन तो 12 सालों से भी ज्यादा होता आ रहा है, लेकिन अब उस अधूरे वादे को अब पूरा किया गया है।